मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के पाठ 1 अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उनसे अपना फेयर कर चुके होंगे और उनको आप स्मरण कर रहे होंगे। आइए पार्ट 3 को शुरू करते हैं। पार्ट 3 में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए, अपनी किताब खोलिए और किताब में जाइए विस्थापन अभिक्रिया पर और विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? नाम से देखिए, नाम में है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक समझिए कि एक जगह है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं और कोई कमज़ोर बच्चा है वो आके आगे बैठ जाता है, तो जो मजबूत बच्चा है वो क्या करता है, वो आके उसको हटा देगा, हटो हम बैठेंगे, इस तरह करता है ना, उसको हटा देगा, अपने बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बरियार है, मजबूत है। तो इसलिए तो उसने क्या किया, उस कमज़ोर बच्चे को उसने विस्थापित कर दिया। उसी तरह विस्थापन अभिक्रिया में होता है बच्चों कि जब पदार्थ कोई पदार्थ है और कोई दूसरा परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, वह अपने से कम अभिक्रियाशील को वहाँ से हटा करके उसका जगह ग्रहण कर लेता है। तो इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की हेडिंग डालते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिभाषा होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हुआ परिभाषा। अब लिखिए, जैसे एक अभिक्रिया आपको देते हैं कि कॉपर सल्फेट में आयरन की अभिक्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर लेगा। इसको समझिए बच्चों, यह क्या होता है कि जैसे कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, आयरन का अभिक्रिया कराया। कॉपर सल्फेट है, आयरन है,
तो आयरन जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है वह कम अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कहेगा कॉपर हटो, तुम हटो, और उसका जगह ग्रहण कर लेगा। तो उसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, वहाँ से हटा के उसका जगह खुद ले लिया, तो उसको कहेंगे विस्थापन। क्या किया, विस्थापित किया। तो आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कारण लिखिए बच्चों, इसका कारण, ऐसा मैंने विस्थापन अभिक्रिया क्यों होता है, इसका कारण है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील मैंने जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, या साधारण भाषा में समझे तो कि जो ज़्यादा मजबूत होगा वो अपने से कम मजबूत को उसके जगह से हटा के अपने बैठ जाएगा। बात समझ रहे ना, जो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा अपने से कमज़ोर को वहाँ से हटा देगा और अपने बैठ जाएगा। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व माने अधिक मजबूत तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व, अपने से कम अभिक्रियाशील, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। यही कारण है बच्चों, विस्थापित कर देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है माने बरियार है, मजबूत है, वह क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर देगा माने हटा के उसका जगह ग्रहण कर लेगा। जैसे जैसे और भी देखिए, और भी एक दो जैसे किताब में से देख के लिखाते हैं आपको। जैसे है जिंक कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया जिंक से कराते हैं। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा दी है बच्चों, जिंक से। तो जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। दूसरा देखिए, यदि हम लोग कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया लेड से कराते हैं, तो जब लेड से कराएंगे तो लेड क्लोराइड बन जाएगा, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अपने मैंने पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। अगला अभिक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है बच्चों, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नाम हिंदी में होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, यह तो हेडिंग डाल दिए। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, दो यौगिक होता है। अब जानते हैं ना यौगिक किससे किससे बनता है, ऋण आयन और धन आयन से मिलकर यौगिक बनता है। तो दो यौगिक क्या होते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। पहला यौगिक अपना ऋण आयन दूसरे यौगिक के धनायन को दे देगा और दूसरा यौगिक अपना ऋण आयन पहले यौगिक के धनायन को दे देगा। इस तरह क्या होता है, द्विविस्थापन होता है। द्विविस्थापन मैंने लिया दिया लिया दिया किया, लिया दिया मैंने दोनों आयनों को ले दे करके दो नया पदार्थ बना देते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, करके दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो
उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आइए किताब से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में है सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया करा दिया हमने बेरियम क्लोराइड से, तो यह बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम सल्फेट में सोडियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है। तो इसने अपना ऋणायन इसको दे दिया और इसने अपना ऋणायन इसको दे दिया। तो इसने इसको दे दिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, इसने इसको दे दिया तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ संपन्न हुआ। चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। हाँ, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब किताब के अंदर इसमें कुछ नोट्स दिया हुआ है, छोटे छोटे वाक्य जो दिए हैं, जो हमको याद करना है, स्मरण करना है। अब उनका हम लोग नोट्स बना लेते हैं। तो एक है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बच्चों, तो हम किताब में लिखा है नीला होता है। हम लोग भी रट लेंगे कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ठीक है बच्चों, इस बीच में 1 नंबर का नोट्स इतना ही दिया है। अब हम लोग अगला अभिक्रिया लेते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब उसको हेडिंग डालेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसका इंग्लिश होता है पर्सिपिटेशन रिएक्शन। यह क्या होता है बच्चों कि जब कोई अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के दौरान अब उसके पेंदी में कोई चीज़ बैठ जाता है, माने अभिक्रिया होने के बाद नया पदार्थ बनता है और वह पेंदी में बैठ जाता है, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें जल में घुलित अवस्था में अभिकारक अभिक्रिया करके ठोस उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो विलयन से अलग हो जाता है, और पेंदी में बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया करा दिया हमने बेरियम क्लोराइड से, तो बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के बगल में तीर लगा देंगे। तो तीर लगाने से क्या पता चलता है बच्चों? तीर लगाने से हमें यह पता चलता है कि सोडियम सल्फेट का जब अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से हमने कराया तो सोडियम क्लोराइड जल में घुला हुआ प्राप्त हुआ और बेरियम सल्फेट ठोस उत्पाद प्राप्त हुआ जो पेंदी में नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। थोड़ा सा खिसका देते हैं तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों इस टॉपिक में अगला है उपचयन अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए बच्चों, यह अभिक्रिया होता है कि ऐसी यदि कोई अभिक्रिया आपके सामने आती है इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा हो, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया समझ गए? जैसे हमने कॉपर का अभिक्रिया करा दिया ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, कॉपर में तो ऑक्सीजन नहीं है और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यह इसलिए इसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यह हो गया आपका कॉपर और यह हो गया कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रकार उपचयन अभिक्रिया हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चाहे जैसे कार्बन का अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, कार्बन के पास तो ऑक्सीजन नहीं है पर यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया है। इसके साथ साथ एक और अभिक्रिया होता है अपचयन अभिक्रिया। इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में इसका दूसरा नाम है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया। आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व या यौगिक
किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन से हमने कराया तो बन गया कॉपर प्लस H2O। देखिए CuO मैंने कॉपर ऑक्साइड, उसका अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन से करा रहे हैं तो बनता है कॉपर अलग हो जाता है और H2O मैंने जल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो इस परिस्थिति में क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ। ठीक है ना बच्चों। तो और H2 जो है, H2 मैंने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ अपचयन अभिक्रिया हो गया, तो हम लोग को चूंकि अपचयन का अभिक्रिया समझना है, मैंने उदाहरण देना है, इसलिए हम लोग यहाँ अपचयन को समझते हैं। अब बोर्ड भर गया है बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अपने फेयर को पूरा कर लीजिए। अब बच्चों अगला अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। या इसको हिंदी में कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, उपचयन और अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है, दोनों साथ साथ घटित होती है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस जल। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन निकल गया तब ना कॉपर बचा, तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, यह हो गया अपचयन अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यह कौन अभिक्रिया हो गया बच्चों, यह हो गया उपचयन अभिक्रिया। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने किया, अब हम लोग जिंक ऑक्साइड के साथ भी यही अभिक्रिया कर सकते हैं।
जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया कराया तो बन गया जिंक प्लस H2O, मैंने जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराया तो जिंक और जल बन गया। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो केवल जिंक बच गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो यह क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया, किसका, जल का वृद्धि हो गया, तो यह हो गया उपचयन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपचयन उपचयन दोनों बात बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। यहाँ से बच्चों दो शब्द लेते हैं जिसका किताब में वर्णन नहीं है परंतु कई जगह आपको सुनने के लिए मिलेगा, वह है उपचायक। उपचायक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर, जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को उपचयित करता है, दूसरे को उपचयित करता है, उसे उपचायक कहते हैं, उसे उपचायक कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ नाम से समझ में आ रहा है, उपचायक माने उपचयन करने वाला, उपचयन करने वाला उपचायक। जैसे जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से कराया तो बन गया जिंक प्लस जल। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें उपचयन किसका हुआ, जल का। किसका उपचयन हुआ, जल में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ रहा है ना, तो इसका उपचयन हुआ। तो परंतु उपचायक कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि यह तो खुद अपचयन न हुआ, जिंक ऑक्साइड खुद अपचयन हुआ और उपचयन किया किसका, जल का, इसलिए यहाँ उपचायक हुआ जिंक ऑक्साइड। लिखेंगे यहाँ जिंक ऑक्साइड उपचायक है। इस तरह अभिक्रिया में आप देखिएगा, जहाँ जिस तरह पूछेगा उस तरह आपको जवाब देना है। अब आइए अपचायक। अपचायक, अपचायक को का दूसरा नाम अकारक भी है, अकारक। इसका इंग्लिश में होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका परिभाषा होता है कि वह पदार्थ जो स्वयं उपचयित होकर, जो स्वयं उपचयित होकर दूसरे को अपचयित करता है, दूसरे को अपचयित करता है, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस जल बनता है। यहाँ पर उपचयन किसका हुआ बच्चों, जल का। अपचयन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन होकर जिंक बना। तो यहाँ अपचायक, अपचायक माने अपचयन करने वाला। अपचयन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, खुद उपचयित हो रहा है और दूसरे को अपचयित कर रहा है। यहाँ पर अपचायक कौन हुआ, लिखेंगे यहाँ अपचायक हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको बात को समझ लेना है और यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फेयर को पूरा कीजिए। आपकी किताब में बच्चों एक बात यहाँ दिया है, इसको आप लोग हाईलाइट करके 1 नंबर वाले में लिख लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड, लिख लीजिए पहले हिंदी में, कॉपर ऑक्साइड
कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? CuO। का रंग कैसा होता है? का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है बच्चों? तो लिख देंगे काला। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? काला होगा, लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक 2 हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग टॉपिक 3 शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक 3 को आप लोग बुक में रीडिंग कर लिए और रीडिंग करके बढ़िया से समझ लीजिए, और उसको हम समझा रहे हैं। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों टॉपिक 3, लिखेंगे टॉपिक 3। इसका नाम है उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव है बच्चों संक्षारण। सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। कोरोजन। चलिए अब इसको पहले समझिए, फिर इसका परिभाषा लिख लेते हैं। संक्षारण होता है बच्चों कि आप लोहा देखे होंगे, चाकू देखे होंगे, कैंची देखे होंगे घर में, चाहे लोहा पाइप वगैरह सब लगा होगा। उसमें क्या होता है, कुछ दिन के लिए रख देंगे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। फिर आप उसको चमकाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसको शरीर से रगड़ उगड़ के फिर चमका देते हैं। जब वह चमक जाता है तो फिर रख देते हैं, तो फिर जंग लग जाता है। आपने रगड़ा तो क्या हुआ, एगो परत उसका हट गया, फिर छोड़ दिए, फिर दूसरा परत हो गया, फिर रगड़ दीजिएगा हट जाएगा, फिर चमक जाएगा, फिर तीसरा परत आ जाएगा। इस तरह परत दर परत करके उसका नुकसान होता रहेगा। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे धातुओं का अम्ल, जल, गैस तथा जलवाष्प के संपर्क में आने से परत दर परत नुकसान होता रहता है। का परत दर परत नुकसान होता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर लाल भूरा रंग का परत चांदी पर काला रंग का परत और तांबा पर, लोहे पर लाल भूरा रंग का परत, चांदी पर काला रंग का परत और तांबा पर हरा रंग का परत, तांबा पर हरा रंग का परत इत्यादि। यह प्रक्रिया बहुत सारे धातुओं में होता है बच्चों, यह संक्षारण की प्रक्रिया। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि परत दर परत उसका नुकसान होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग जंग लगना का परिभाषा लिख लेते हैं। जंग लगना इसी में आता है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, जंग लगना। लिखेंगे जब लोहे को आर्द्र वायु के संपर्क में, आर्द्र माने नमी वाला वायु, आर्द्र वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर लाल भूरा रंग का पपड़ीदार परत चढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं।
जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहा का संपर्क हम लोग जल से करेंगे तो बन जाता है Fe2O3, यह जंग का सूत्र है, प्लस H2 गैस इसमें बाहर निकल जाएगा। यही ना होता है बच्चों? हाँ ठीक है, इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। Fe2 है तो Fe2 कर दीजिए, Fe को 2 कर दीजिए, O3 है तो यहाँ O को यहाँ 3 कर दीजिए, H2 है तो यहाँ 3 कर दीजिएगा। इस तरह यह बैलेंस हो जाएगा। याद रखिएगा Fe2O3 जो होता है वह जंग माने फेरिक ऑक्साइड जो होता है वह जंग का रासायनिक सूत्र होता है। इस तरह बच्चों जंग लगना कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को बच्चों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं और दूसरों को मेरे वीडियोस के बारे में बता रहे हैं, वे लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है। इन सब कार्यों के लिए आप जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा जो यूट्यूब पर कोचिंग क्लास चल रहा है इसको आप बढ़िया से चला रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।